चलिए, तो आज का हमारा मुद्दा क्या है? आज का हमारा मुद्दा है नया टॉपिक, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम पढ़ने से हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम बैठेगा आयंस के साथ में या आयंस के बीच में। इक्विलिब्रियम बैठेगा आयंस के बीच में। अब ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का सबसे पहला पेज देखेंगे इस चैप्टर का, तो उसमें कैन यू रिकॉल में दो सवाल दिए हुए। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा सवाल है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले उनको हल करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? इस चैप्टर का नाम आपकी बुक में आयनिक इक्विलिब्रिया है, वो इसका प्लूरल फॉर्म है। एक ही बात है, इक्विलिब्रियम बोल दो, इक्विलिब्रिया बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो इस दुनिया में आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जानते हैं आप लोग ये बात? क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। ये तो अपने को पता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और फिर से क्या होगा? प्रोडक्ट क्या करेगा? वो आपस में रिएक्ट करके फिर से क्या बना देंगे? रिएक्टेंट बना देंगे। समझ आ गया? ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये तो इरिवर्सिबल था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ऐसे भी आपको रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें क्या होगा? जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, साथ ही साथ क्या होगा? प्रोडक्ट से फिर से क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट भी बन जाएगा। समझे? तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सर कोई एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल जैसे आपका CaCO3 ये जो है टूटता है CaO प्लस CO2 में। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। समझ आ गया? ये जो है इसमें टूट करके ये बनता है और फिर ये दोनों वापस से जुड़ करके क्या बनाते हैं? फिर से ही बना देते हैं। यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर की बात कर रहा हूं मैं, क्लोज कंटेनर में अगर आप क्या करेंगे, CaCO3 लेंगे तो ये डिकम्पोज होकर के क्या बनता है बताओ जरा? ये बनता है CaO प्लस क्या बनता है? साथ साथ में CO2 बनता है। क्या बनता है? किसमें टूटता है ये? कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको ओपन रखूंगा तब क्या होगा? तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी, ये वापस से इसके साथ में रिएक्ट करके ये नहीं बनाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर देंगे? कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। तो कंटेनर को क्लोज करने पर क्या होता है कि जो आपका CaCO3 टूट करके क्या बना था? CaO और CO2, ये दो चीजें बनी थी, ये दोनों वापस से रिएक्ट करके क्या करते हैं? ये बना देते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको दुनिया में ऐसे भी रिएक्शंस मिलते हैं जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके क्या करते हैं? रिएक्टेंट बना देते हैं। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ आया? क्लियर हो गया? अभी ध्यान से सुनो, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं आया हूं, मैं आ रहा हूं उसमें। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन। शुरुआत में ये 10 था, ये 0 था और ये 0 था। ये तो बना ही नहीं था ना। शुरुआत में इसके कितने ले लिए? 10 मोल ले लिए हम लोग ने। और ये कितना? ये तो बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये हो गया, ये टूट करके बन गया 8 और ये बन गया 2। समझ आ गया? अरे ये टूटेगा, ये टूट करके ये बनेगा, तो यहां से मोल्स कम होंगे और यहां पर मोल क्या होंगे? बढ़ेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां पर ये टूट करके बन गया मान लो 6 और ये टूट करके बन गया 3 और 3। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ काउंटिंग प्लस करते मत बैठना, इतने मोल्स आ गए उसके मतलब है, ठीक है ना? चलो भाई, तो ये 6 हो गया और वो 3 हो गए। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा। मतलब क्या? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं इससे? समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि शुरुआत में कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और क्या बनेगा? यहां से कुछ अमाउंट कम होगा और क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये दो चीजें बनेगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा? ये और टूटेगा और ये और बनेगा।
फिर ये और टूटेगा और ये और बनेगा, और उसके बाद क्या होगा पता है आपको? उसके बाद ऐसा एक टाइम आएगा जब अपने को लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन रिएक्शन में आपको क्या नजर आएगा? रिएक्टेंट भी नजर आएगा और क्या होगा? प्रोडक्ट भी नजर आएगा। आपको पता है उस टाइम पे क्या हो रहा होगा? रिएक्शन हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा रिएक्शन, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन रुक गया है। ऐसा क्यों हुआ है पता है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जितना यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा ना, वो उतना ही क्या करेगा? उसी रफ्तार से ये उल्टा क्या करेंगे? उसको फॉर्म कर देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां से ये टूटा 1 तो वहां से वो बनाएंगे 1। समझ आ गया? तो अपने को क्या लगेगा? अपने को लगेगा कि यहां पर दोनों के रिएक्शन क्या हो चुका है? रुक चुका है। क्या लगेगा अपने को? रिएक्शन रुक चुका है, जबकि रिएक्शन रुका नहीं है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जिस रेट से ये टूट रहा है, उसी रेट से ये बन रहा है। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, उसी रेट से क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से, जिस रफ्तार से वो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, उसी रफ्तार से क्या होगा? ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को बना देंगे। समझ आया? क्लियर हो गया? तो दुनिया में कितने टाइप के रिएक्शन हुए? 2 टाइप के। कौन कौन सा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्या हम इस चैप्टर में इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं? नहीं। कौन सी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल की। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनेगा और साथ ही साथ क्या होगा? प्रोडक्ट फिर से कंबाइन होके क्या बना देंगे? रिएक्टेंट बना देंगे। ऐसा देखा गया, हम देखते हैं ऐसे रिएक्शंस को। समझ आ गया? क्लोज कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट लो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ आ गया? उसके बाद क्या होगा? ये दोनों आपस में मिलकर फिर से क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो अपने को ये रिएक्शंस कैसे मिलेगा? कैसे बोलेंगे इसको? रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन का होना जरूरी है इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा? वैसे ही प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगा, लेकिन पहले दोनों के रेट बराबर होंगे क्या? नहीं। पहले क्या होगा? रिएक्टेंट ज्यादा रफ्तार से टूटेगा और प्रोडक्ट कम रफ्तार से क्या होगा? बनेगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? आगे जाके क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके टूटने की रफ्तार और इससे बनने की रफ्तार दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो टेक्निकल टर्म्स में हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रफ्तार से, जिस रेट से, जिस स्पीड से CaCO3 टूटेगा, उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से, उसी रेट से क्या होगा? CaCO3 बन भी जाएगा। समझ आ गया? देखने में क्या लगेगा? रिएक्शन रुक गया, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं है। क्या हो गया है? हुआ क्या है? हाँ, दोनों के रेट्स बराबर हो गए। कौन से रेट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तब हम लोग बोलेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। समझा? क्लियर हो गया? तो इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनता है तो प्रोडक्ट से फिर से क्या बने? रिएक्टेंट बने। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट से फिर से क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ आती बात? क्लियर हो गया? चलो भाई, इसका एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ टिपिकल एग्जांपल्स दिया आपको। फिर सबसे पहले तो रिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आ गया, और ये वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन से रिएक्शन को? रिवर्स से जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाला। समझा? क्लियर हो गया? उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या शुरुआत से ही दोनों के रेट बराबर होंगे? नहीं, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे दिस केमिकल रिएक्शन हैज अटेन्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये केमिकल रिएक्शन क्या अटेन कर चुका है? अब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। क्या इनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा? हाँ, फिक्स हो जाएगा। इनका कॉन्सेंट्रेशन अब बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? अरे जितना टूटेगा वापस से उतना ही क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। समझा? क्लियर हो गया? तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर हुआ? क्या बताया आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में? बोलो क्या होता है? इस दुनिया में कितने टाइप के रिएक्शन है?
कौन कौन सा? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। हम किसकी बात करेंगे? रिवर्सिबल। क्यों? रिवर्सिबल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, समझ आ गया? इरिवर्सिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं आएगी ना फिर तो, समझ आया? ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट से क्या बनेगा? फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा। क्या शुरुआत से ही दोनों की रफ्तार बराबर होगी? नहीं होगी। बात समझ में आती? क्लियर है? आगे जाने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम जब रिएक्टेंट्स को छोड़ देंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, तब क्या होगा, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया मान लो 2, उसका भी 2 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, समझ आ गया? फिक्स हो जाएगा, ये जरूरी है। उसका 5 है, इसका 4 है, फिक्स हो जाएगा, समझ आ गया? वो चेंज नहीं होगा। इक्वल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट समझाता हूं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन, when there is no further change in concentration of reactant product, when there is no change in further, when there is no further change in concentration of reactant product, जल्दी जल्दी लिखो हाँ, when there is no further change in concentration of reactant and product, that is the rates of forward and reverse reaction are equal. When there is no further change in concentration of reactant and product, that is the rate of forward reaction and the reverse reactions are equal. Then that chemical reaction is said to have attained chemical equilibrium. तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या लिखाया मैंने? जब क्या होगा? जब क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, टाइम के साथ चेंज नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो टूटने की रफ्तार होगी वही बनने की रफ्तार होगी। टूटेगा कभी फॉरवर्ड में, बनेगा कभी बैकवर्ड में। समझा? क्लियर हो गया? चलो, ये केमिकल इक्विलिब्रियम। भेजे में गई बात, समझ आ गया सबको? तो इस दुनिया में कितने टाइप के रिएक्शन? 2 टाइप के रिएक्शन। ऐसे तो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपका एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऐसे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? होमोजीनस, हेट्रोजीनस रिएक्शंस ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक आपकी क्या चाह रही है और केमिकल इक्विलिब्रियम या अनइक्विलिब्रियम में क्या रिक्वायर्ड है? तो उसमें 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। उनमें से भी किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद रिएक्शंस क्या करते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। मतलब क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने का? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझा? क्लियर हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम फिट हो गया दिमाग में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना? इसको अभी हम लोग रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें भी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या मतलब? क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट में मतलब क्या? पिघले हुए स्टेट में। और एक्वस सॉल्यूशन में मतलब क्या? जब उसको पकड़ के पानी में डाल देंगे तब क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझा? क्लियर हो गया? आप क्या कर लो, आप है ना नमक के डब्बे में 2 वायर लगाओ, उन 2 वायर से एक बल्ब लगाओ। समझ में आ गया? आप इसके साथ में एक बैटरी भी लगा देना। ये आपका डब्बा है, इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? सॉल्ट भरा हुआ है, ठीक है? NaCl भरा हुआ सॉल्ट। इस पर आपने क्या कर दिया? यहां पर आपने लिया है ऐसे, ये आपने 2 वायर को यहां पर लगाया, एक यहां पर लगा दी सेल,
यहाँ पर लगा दिया आपका एक बल्ब, ठीक है ना, आपने लगा दिया अपना एक बल्ब, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कनेक्शन को ऐसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? तो ये कनेक्शन को अपन ने कंप्लीट कर लिया, है ना। तो अब क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि इसमें से ये बल्ब जले, लेकिन बल्ब नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि जो अपना नमक है वो कैसा है भी, अरे सॉलिड फॉर्म में है ना, नमक कैसा है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या है, वो नॉन कंडक्टर है। अरे पढ़ाया था कि नहीं आयनिक सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड अभी तो नॉन कंडक्टर है, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। समझा? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी नमक को हम लोग क्या करते हैं, इसी नमक को हम मोल्टन स्टेट में लेकर चले जाते हैं। मोल्टन स्टेट मतलब क्या, पिघला दो, या फिर हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डाल देते हैं। मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या, पानी में डाल दिया उसको। समझे? क्लियर हो गया? इसमें क्या करते हैं, जो नमक था इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। तो पानी ऐड कर दिया, अब क्या होगा बताओ? पानी ऐड करने पर अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो या तो मोल्टन स्टेट में, या तो उसको पिघला के डाल दो, या तो क्या कर दो, उसमें पानी मिक्स कर दो। समझ आ गया? तो ऐसे स्टेट में ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा लेते हैं। जैसे NaCl उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बताओ? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बुक में इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है, बुक में कुछ और डेफिनेशन है, वो भी बताता हूं मैं। पहले मैं आपको एक वो डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपके भेजे में जाएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी जिससे। समझा? क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बताओ? क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ आ गया? उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लिखो, those substances which conducts electricity, those substances which conducts electricity, in molten state or aqueous solution, in molten state or aqueous solution, in molten state or aqueous solutions। ठीक है? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के? एसिड, बेस, सॉल्ट्स, ये उसके एग्जाम्पल है। लिख लो, बुक में नहीं मिलेगा ये। इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या है? एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। इसके ऊपर हम लोग आएंगे, यही पढ़ना है हम लोग इस चैप्टर में। एसिड्स हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल है। समझे? क्लियर हो गया? अभी इलेक्ट्रोलाइट पर और चर्चा होगी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आके पूरा टॉपिक है। तो बेसिक चीज आपको मैंने बता दी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट बताओ? हाँ, जो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जो है आयनिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या कहती है। ठीक है ना? तो आयनिक इक्विलिब्रियम पे भी चलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम जो है, ये आयनिक इक्विलिब्रिया जो है, इसमें होता क्या है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या था, इक्विलिब्रियम था। यहां पर भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इसमें रिएक्टेंट्स कौन होंगे और प्रोडक्ट्स कौन होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें रिएक्टेंट्स में होंगे अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे रिएक्टेंट साइड पे, कौन होंगे, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो है
टूट करके क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। यानी यहां पर क्या होगा ना, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग लेंगे अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और वो टूट करके क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। फिर आयंस जुड़ करके क्या बनेंगे, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। फिर अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स टूट करके क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। फिर ये जुड़ करके क्या बनेंगे, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। समझ आ गया, समझे, क्लियर हो गया। तो ये जो है ना, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो बेसिकली अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स टूट करके क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। और आयंस फिर जुड़ करके क्या बनेंगे, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। और एक ऐसा टाइम आएगा, पहले क्या होगा, पहले ये टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा, वो कम बनेगा। फिर ये और टूटेगा, ये और थोड़ा बनेगा। फिर एक ऐसा होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, जिस रफ्तार से अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल क्या होगा, आयंस बनेगा, उसी रफ्तार से आयंस क्या बनेंगे, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तब बोलेंगे कि ये जो है आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। समझ आ गया। जिस रफ्तार से अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स आयंस बनेंगे, उसी रफ्तार से आयंस क्या बनेंगे, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या कर चुका है, आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप क्या करते हो, NaCl आपने ले लिया, समझ में, इसको पानी में डाला। पानी में डालने पर क्या होगा, पानी में डालने पर ये बनेगा Na+ और Cl-। समझ आ गया, ये इसका एक एग्जांपल है। पहले NaCl टूटेगा, NaCl का मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या बनेगा, Na+ Cl-। समझ में आ गया। फिर ये थोड़ा और टूटेगा, फिर ये और बनेगा, और टूटेगा, और बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसे होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, जिस रफ्तार से NaCl टूटेगा, टूट करके क्या बनेगा, Na+ Cl-। उसी रफ्तार से ये दोनों जोड़ करके क्या बनेंगे, NaCl। अब समझा, क्लियर हो गया। तो ये क्या है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम अटेन होगा इन बिटवीन अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, अभी लिखो। द इक्विलिब्रियम बिटवीन ions and unionized molecules, the equilibrium between ions and unionized molecules in solution, the equilibrium between ions and unionized molecules in solution is called ionic equilibrium. Is called ionic equilibrium. समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां पर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल टूटेगा। NaCl जो है, ये आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, इसमें Na+ और Cl- उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ आ गया। लेकिन जैसे इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी में डालते हैं तो जो H2O के है ना, H2O, वो आकर के क्या करता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको वीक कर देता है, और वीक करने से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस वजह से आयंस बन जाते हैं। समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। इसमें कभी भी ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली कोई बॉन्ड नहीं होता है, वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। चलो जो भी, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बेसिकली क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसको पानी में डालेंगे। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट बगैर बोले क्या होगा, वाटर होगा। हमारा सॉल्वेंट बगैर बोले कौन होगा, वाटर होगा। जो भी चीज है उसको उठा के कहाँ डालने का है, पानी में। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नमक लिया और कहाँ डाल दिया, पानी में। नमक को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, Na+ और Cl- के बीच में जो बॉन्ड है उसको वीक करके क्या कर देंगे, Na+ अलग, Cl- अलग। तो पहले मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, चार्जेस। क्या रिक्वायर्ड होता है, चार्जेस। नमक जब था सॉलिड फॉर्म में तो दोनों चार्जेस ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए थे, चार्ज चल ही नहीं सकते थे। क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। समझ आ गया। तो चार्ज जब चलेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये नमक को उठा के पानी में डाल दिया
अब पानी में क्या होगा, H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बॉन्ड को वीक कर देंगे। तो Na प्लस Cl- को अलग अलग कर देंगे, Na प्लस अलग, Cl- अलग, दोनों के ऊपर चार्ज है, आयंस है ना। अब चार्ज जब चलना शुरू करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब समझा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, समझ आया क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, उनके आयंस को अलग अलग कर देगा। आयंस को अलग अलग कर देगा मतलब क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और चार्जेस के चलने को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया, क्लियर हो गया। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये जो NaCl आपका पहले सॉलिड जो था, क्या था, सॉलिड था, उसको आपने क्या कर दिया, NaCl को आपने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। तो NaCl को पानी में डालने से होता क्या है, NaCl को पानी में डालने से होता है कि ये इनके बीच में क्या करता है, आकर के उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है। तो ये अंदर क्या बन जाता है, पानी के अंदर Na प्लस और Cl-, समझे। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, मतलब कंडक्टर है समझ लो, इलेक्ट्रोड लगाएंगे और यहाँ पर लगा दिया मैंने सेल। अब बताओ क्या होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, क्यों, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये इधर में भागेंगे, और नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर में भागेंगे। जब इधर भागेंगे तो चार्ज चलेगा, और चार्ज के चलने को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के चलने को नहीं बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मेटल में इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, चार्ज के चलने को बोलते हैं। तो चार्ज चलना शुरू कर देंगे और हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। और सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं कर रहा था बताओ, क्योंकि Na प्लस और Cl- में क्या था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, अलग अलग कर ही नहीं पा रहे थे, इस वजह से चार्ज चल ही नहीं पा रहा था, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो रही थी। समझा, क्लियर हो गया। तो यहां तक अपने को बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, बताओ जरा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, जो मॉल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। मॉल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट करवाएगा, अरे अब तो पिघल चुका है ना, स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो गया अंदर का, मतलब Na प्लस Cl- अलग अलग हो गए, चार्ज तो आ गए तो चलेगा। लेकिन मॉल्टन स्टेट की इस चैप्टर हम लोग बात करने वाले नहीं है, किसकी बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, Na प्लस और Cl- के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक कर देगा, वो वीक करने के से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया, सेल लगा दिया, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, चार्ज चलना शुरू कर दिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो आपकी बुक में इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या है, हम उस पर आएंगे। तो यहां तक आपको क्या क्या समझा बताओ सबसे पहले मुझे, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या होता है केमिकल। अच्छा, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं दुनिया में, कौन कौन से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन से होते हैं, जो जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, वो तो सभी रिएक्शन में बनता है, आगे प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखने में क्या लगेगा, रिएक्शन रुक गया, लेकिन रुका हुआ नहीं है। हो क्या रहा है, जिस रफ्तार से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रफ्तार से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो, ये क्या है, हम क्या बोलेंगे, वो रिवर्सिबल रिएक्शन ने क्या अटेन कर लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम। भेजे में गया, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो मॉल्टन, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, यानी उनको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझा, एग्जाम्पल दो, एसिड बेस सॉल्ट, सिंपल एग्जाम्पल, नमक, सॉल्ट, नमक, समझ आ गया, ठीक है ना। तो आपका जो NaCl है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। समझा, ये डेफिनेशन था आपको मैंने बताया। अब मैं आपको वो डेफिनेशन बताऊंगा जो आपकी बुक कहती है। समझा, मैं आपको दिया हूं, समझा चुका हूं मैं आपको, ये जो मैं आपको भी डेफिनेशन बताता हूं आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी बुक में इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कैसे किया है, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आपकी बुक में है, सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझा, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड बेस सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, सॉल्ट है, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट को पकड़ के अपन ने क्या कर दिया, पानी में डाला, पानी में डालने पर क्या हो गया, उसने क्या दे दिया,
पानी में डालने पर क्या दिया उसने, आयंस। आयंस में टूट गया, तो टूटने को हम बोलेंगे यहां पर डिसोसिएट हो गया, समझा, या फिर बोलेंगे आयोनाइज हो गया। समझ आ गया। सॉल्ट पकड़ा, अभी एग्जांपल को लेके चलते हैं। सॉल्ट पकड़ा, सॉल्ट को पकड़ के पानी में डाला, पानी में डालने पर क्या हुआ, क्या सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ है। क्या NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ है। उसको पकड़ के पानी में डालो तो क्या होगा, आयंस बनेंगे। यानी इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में जाता है तो क्या देता है, आयंस देता है। टेक्निकल भाषा में क्या बोलोगे, आयंस में डिसोसिएट हो गया या आयोनाइज हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने पे क्या देता है, आयंस देता है। समझा। ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखा है, समझा, मैं पहले ही चुका था। अब बुक का डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रोलाइट का। द सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू, द सब्सटेंसेस विच गिव्स राइज टू ions, the substances which give rise to ions when dissolved in water, the substances which give rise to ions when dissolved in water. ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको क्या करेंगे, पानी में डालने पर क्या हो जाएगा, वो आयंस में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया, जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको आगे की बात बताई, आयन में टूट जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। मैं आपको आगे की बात बता रहा था उसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, अब उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, फिर बोलो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिनको पानी में डालने पर आयंस में नहीं टूटेगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ देता हूं, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, खुद से लिख लेना अगर रिक्वायर्ड है तो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बुक में जो आपकी दिया हुआ है, द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट आयोनाइज एंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी उनको अगर एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो वो टूटते नहीं है, वो कैसे रहते हैं, मॉलिक्यूल ही बने रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हमको इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है, नहीं, हमको किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रोलाइट। वो भी इलेक्ट्रोलाइट में कौन से इलेक्ट्रोलाइट, अभी मैं आ रहा हूं उस पर, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कौन सा, सो बताता हूं। यहां तक सबको क्लियर। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, डेफिनेशन लिखाया हो मैंने, सोने का नहीं है, बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता है, नहीं। कहां इक्विलिब्रियम आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहली कंडीशन क्या है, रिएक्शन का रिवर्सिबल होना जरूरी है। बात समझ आई, भेजे में गया, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। अगर उनको उन इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डाल देंगे तो क्या देंगे, आयंस देंगे। वो सब्सटेंस जिनको पानी में डालने पर आयंस नहीं देते उनको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। समझा, क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद जो हमारा मुद्दा है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इंट्रोडक्शन हो गया, भेजे में, ये तो इंट्रोडक्शन था बस चैप्टर का। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। चलो आज तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आ जाओ। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बच्चों दो टाइप होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इस सेंस में नहीं है कि उनके पास ताकत कितनी है। स्ट्रॉन्ग और वीक इस सेंस में है कि आपने कितने मॉलिक्यूल डाले, उसमें से कितने टूट गए। समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक इलेक्ट्रोलाइट 1 लेता हूं,
इलेक्ट्रोलाइट 1 कोई है, उसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, उसको पकड़ के पानी में डाल दिया, 100 के 100 टूट गए, मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आ गया? जिसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है, जिसमें आयोनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, जिसमें डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझा? क्लियर हो गया? मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोलाइट 2 लेता हूं, उसको उठा के पानी में डालता हूं, जब मैंने उसके 100 मॉलिक्यूल पानी में डाले तो उसमें से 2 ही मॉलिक्यूल टूट पाए, मैं क्या बोलूंगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझे? इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकता जो मैं बता रहा हूं तुमको, एकदम इजी है। समझ में आ रही बात? एकदम इजी ना? ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, जितना डाले उतना उतना टूट जाए, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझा? जो 90% टूटेगा उसको भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब क्या? 100 मॉलिक्यूल लिए 90 टूट गए, 10 नहीं टूटे, तो स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे इसको, 85 स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। समझ आया? क्लियर हो गया? समझ आ रहा है ना? लेकिन थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? 100 डाले 100 टूट गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझा? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 90 85 भी टूट जाएंगे तब भी क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे उसको। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या थे? एसिड्स, बेस, सॉल्ट। अब इलेक्ट्रोलाइट के टाइप बता रहा हूं मैं आपको। समझे? 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझे? और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट विद डिसोसिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझा? क्लियर हो गया? तो ये जो है अपना क्या है, इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा, पहले तो मैं इसका डेफिनेशन आपको बताता हूं। तो डेफिनेशन में क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स का मतलब समझ में आता ना? एसोसिएट जुड़ना, डिसोसिएट टूटना। समझे? क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली। समझे? जैसे मैंने आपको भी बताया 90 अगर टूटेंगे, 85 टूटेंगे तब भी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? अभी हम लोग ऐसे बोलेंगे इसको इस चैप्टर में। ठीक है ना? चलो भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, तो अब जो है इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स आपको बता दिए मैंने। ठीक है ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता देता हूं मैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसका नाम ठीक है, लेकिन इससे बेटर नाम क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि इसमें डिसोसिएट होने के बजाय एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है? आयंस बन रहे हैं। तो बोलना क्या चाहिए? आयनाइजेशन। ये जनरल नाम है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नाम क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। लेकिन बुक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो वही ले रहा हूँ मैं। ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल क्या है? अल्फा। लेकिन ज़्यादा बेटर नाम क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है? ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली रेशो होता है ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। हमको ये पता करना है कि भाई एक मेजर होना चाहिए ना कि भाई कितना डिसोसिएशन हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए। जैसे अगर मैंने क्या कर दिए 100 मोल्स डाल दिए तो उसमें से 90 मोल्स डिसोसिएट हो गए, और यहाँ पर कितना आएगा? फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लेते हैं? 100, तो 90/100। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? तो 90/100 यानी 0.9 का अल्फा आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आएगा? इससे समझ में आएगा कि बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो एक पैरामीटर अपन ने बनाया है इससे कि अपने को पता लगे कि भाई डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो हम क्या देख लेंगे? बस अल्फा देख लेंगे। अच्छा, अल्फा का वैल्यू ज्यादा मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है। अच्छा, अल्फा का वैल्यू कम मतलब डिसोसिएशन कम हुआ है। समझे? क्लियर हो गया? तो ये है आपका डिसोसिएशन। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। समझे? मैं अपना डेफिनेशन देता हूं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कितना टूटा डिवाइडेड बाय कितना लिया। समझे? ये इसका डेफिनेशन है। अल्फा क्या है? कितने आयंस टूट गए, समझे, डिवाइड बाय कितने लिए थे। समझे? क्लियर हो गया? यही है इसका फॉर्मूला, यही मतलब बनता है इसका, ठीक है ना। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना टूटा डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना लिया, ये इसका सही डेफिनेशन होना चाहिए, मतलब समझने लायक का, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपको एग्जाम में तो ये लिखना है, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो आपके 2 मैंने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिया आज। क्या? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ये सारी चीजें 2 चीजें आपको मैंने बता दी। आगे क्या है? एसिड्स एंड बेसिस है, ऑसवाल्ड्स का डाइल्यूशन लॉ है, ये सारी चीजें हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवीजन कर ले फाइनल। क्या क्या पढ़ा आप तक आज? बताओ। फिजिक्स में क्या पढ़ा पहले वो बताओ, बोलो। कहाँ क्या पढ़ा आज? एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है? अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। क्या बताता है? कोई बॉडी में कितना रोटेशनल मोशन। समझ आया? क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट क्या पढ़ा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L बार इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार। उसके बाद आगे और क्या पढ़ा? MVR साइन थीटा, है ना, या फिर MVR परपेंडिकुलर या फिर MRV परपेंडिकुलर। और एक फॉर्मूला बाद में डिराइव किया, क्या है वो? I ओमेगा। डिराइव कैसे किया उसको? कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी ले लो, उसके बाद क्या करो? बोलो भाई, क्या करने का है? तारिक, क्या करने का है? उसके बाद बोलो, आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी ले लो, O पॉइंट के बाद उसको रोटेट करा, उसके बाद R1 डिस्टेंस पे M1 मास का पार्टिकल V1 वेलोसिटी, R2 डिस्टेंस पे M2 मास का पार्टिकल V2 वेलोसिटी, R3 डिस्टेंस पे M3 मास का पार्टिकल V3 वेलोसिटी, Rn डिस्टेंस पे Mn मास का पार्टिकल Vn वेलोसिटी। समझा? क्लियर हो गया? अब पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का सम करना पड़ेगा। तो L ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln। उसके बाद L1 क्या है बताओ जरा? L क्या आएगा? MVR साइन थीटा, साइन थीटा इसमें सब में 90 है, तो क्या बनेगा? M1 V1 R1 M प्लस M2 V2 R2 अप टू Mn Vn Rn। V इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? R ओमेगा, तो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा अप टू कहां तक जाएगा? Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो ये आपको क्या मिलेगा? ओमेगा को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? ये I ओमेगा। तो L इक्वल्स टू I ओमेगा, ये हमारा हो जाता है। समझा? क्लियर हो गया? ये हमने डिराइव कर लिया। उसके बाद हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या था? इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इन द बॉडी इज 0 देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। समझा? क्लियर हो गया? डिराइव कैसे करेंगे? L बार इक्वल्स टू क्या होता है? R बार क्रॉस V बार। डिफरेंशिएट करो, DL बार बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा? D बाई dt ऑफ R बार क्रॉस V बार। फिर उसके बाद क्या करेंगे? DL बार बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पर होगा R बार इंटू dP बार बाई dt प्लस क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा dP बार बाई dt और यह R बार। R बार और R बार क्रॉस dP बार बाई dt क्या होता है? होता है आपका F बार। तो R बार क्रॉस F बार होगा टाउ बार और वो वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। और हम फिर आगे बताते हैं कि DL बार बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा? टाउ बार। हमने बोला है कि इफ के बाद देन से पहले टाउ नेट क्या है? 0। मतलब गिवन क्या है? टाउ नेट 0। टाउ को 0 कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे DL बार बाई dt इक्वल्स टू 0। कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है? किसका डेरिवेटिव 0 आता है? कांस्टेंट का। तो अगर DL बार बाई dt का डेरिवेटिव 0 आ रहा है मतलब L बार क्या है? कांस्टेंट है। समझा? क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद क्या पढ़ा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट किया? आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम? ये बताओ सीधा, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या मतलब? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स टूट करके क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे, और आयंस टूट करके क्या जुड़ करके क्या बनेंगे? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा उनके बीच में? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। समझा? क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा? जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये मतलब होता है इसका। या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये मतलब इक्वल हो जाएगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आता है? ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझा? इलेक्ट्रोलाइट के 2 टाइप्स है। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको पानी में डालने पर पूरा टूट जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं?
हाँ, जिनको पानी में डालने पर कुछ ही उनके आयंस बनेंगे, यानी बहुत ही स्मॉलर एक्सटेंट पे वो टूटेगा, उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल वीक एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। किनकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की। समझ आ गया? किसकी बात करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की। समझे? इसमें भी हम तुमको पता है कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे? आयंस तो दोनों में बन रहा है, स्ट्रॉन्ग में भी बन रहे हैं, वीक में भी बन रहे हैं, है ना? तो यहां पर तो आयंस बनाना पड़ेगा क्योंकि अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल से आयन बनना चाहिए। तो यहां पर हम तुमको पता है हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो मॉलिक्यूल बचा ही नहीं ना। NaCl जितने मॉलिक्यूल डाले सब टूट गए, तो वहां तो बचा ही नहीं। तो यहाँ बचा कहां पर है मॉलिक्यूल? वीक में। तो यहाँ पर हम वो जो बात कर रहे हैं ना अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और आपका क्या आयंस, तो उसमें जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स वो किसके मॉलिक्यूल्स है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स है। समझे? वो कल के लेक्चर में बताऊंगा, मैं ऑस्वाल्ड वाले पार्ट में बताऊंगा। इसमें ये कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कल डिस्कशन होगा इसके ऊपर में, और चीज़ें, क्योंकि वो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड है, तो उसको मुझे वहीं कवर करना है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, बेसिक चीज़ें क्लियर हुई, समझ आया, बेसिक एसेंस समझ में आया चैप्टर में करना क्या है, कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ गए। ठीक है, तो आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो।